हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो हमारे सब्सक्राइबर हैं मधुकांत जी। उन्होंने कहा था सर आपने एक वीडियो में CTQ टेक्निक के बारे में, मतलब क्वेश्चन थ्रो कॉन्सेप्ट टेक्निक के बारे में आपने बताया था। प्लीज़ उस टेक्निक को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, अच्छे से हमें बता दीजिए। तो इस मधुकांत के प्रश्नों के जरिए मैं सभी स्टूडेंट को, सभी कैंडिडेट को मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप मॉक टेस्ट की तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और तो उनको सॉल्व करने के लिए दो टेक्निक बहुत ज़बरदस्त होती है। एक लिंकिंग मेथड कड़ियों को जोड़ने वाला मेथड, और दूसरा होता है हमारे पास CTQ क्वेश्चन थ्रो कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन थ्रो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कम टाइम में हम पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। एकदम वही पढ़ना है जो पेपर में आने वाला है। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, हमने दोनों टेक्निक अप्लाई करता हूँ, आज भी अप्लाई करता हूँ, और इसको अप्लाई करके मैंने बहुत जगह सिलेक्शन लिया है, चाहे रेलवे हो चाहे PSUs हो। ठीक है, तो ये तरीका ज़बरदस्त है। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चन थ्रो कॉन्सेप्ट मेथड के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे लिंक करना है। और मैंने जितने भी पॉलिटी मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है यूट्यूब पर, वहाँ भी मैंने लिंकिंग और CTQ दो ही मेथड का मैं यूज करता हूँ, और अपने क्लास में भी मैं यही यूज करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन के माध्यम से, चूंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं टेक्निकल क्वेश्चन लूँगा, तो मैकेनिकल इंजीनियर का क्वेश्चन लूँगा तो शायद बाकी लोग स्किप हो जाएंगे, इसलिए मैं नॉन टेक का क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि नॉन टेक सबके लिए कॉमन होता है। तो मैंने पॉलिटी का एक छोटा सा क्वेश्चन उठा के लाया हूँ। आई होप कि इसका जवाब आपको पता होगा, लेकिन फिर भी समझिए कैसे। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऐसा भाव है इसका, मतलब कि इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 शब्द ऐसे हैं जो कि भारत की संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में है, एक नहीं है। तो आप देखोगे इसमें क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याणकारी, कहीं कहीं समाज कल्याणकारी भी आ जाता है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एक क्वेश्चन है, मतलब PCS का। एक बंदा तो ये होगा जो CTQ नहीं जानता है, वो क्या करेगा, ऑप्शन नंबर D क्लिक करेगा, आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि समाजवादी, संप्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों ही शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में सम्मिलित हैं। अब यहाँ से शुरू होता है कि जो बंदा सच में तैयारी कर रहा है, जो सच में CTQ मेथड अप्लाई करना चाहता है, उसे कैसे पढ़ना है। आपको ऑप्शन नंबर D टिक करके आगे बढ़ गए, वो आगे ही बढ़ जाएंगे। वैकेंसी आएगी, निकलती जाएगी, उनके हाथ से निकलता जाएगा। आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपने सवाल जैसे ही पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के या प्रस्तावना में या उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है, तो दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए, अच्छा ये जो प्रश्न है वो प्रस्तावना से है, इसका मतलब एक प्रश्न और बन चुका है कि कौन सा जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का अंग है कि नहीं है ना। अच्छे से बाकायदे इस पे डिबेट हुई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया इसमें। ठीक है, एक प्रश्न तो ये होता है। अब हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे ध्यान से, और हम लोग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कई बार प्रश्न PCS में ये भी पूछा जा चुका है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, समाजवादी का अर्थ क्या होता है, और पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, भारत कैसा है मतलब धार्मिक के मामले में। तो ये सब प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अब इस क्वेश्चन के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट तक आपको लेके चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले अब देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हालांकि प्रस्तावना पर आप देख सकते हैं, मुझे लगभग करके याद है, तो मैं बताता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए आज हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में
26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इसे अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं, ऐसा भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहता है लगभग। तो अब आपको दिमाग में देना है कि अच्छा, हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, ये जो प्रस्तावना है ना, आप समझिए प्रस्तावना पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था का, पूरे पॉलिटी का एक ट्रेलर है। जैसे मूवी का आप थोड़ा सा ट्रेलर देखते हो, आप पता करते हो ना कि ये मूवी कैसी होगी, बस वो ट्रेलर है। तो हम भारत के लोग, इससे भी प्रश्न आ चुका है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसकी, भारत लोकतांत्रिक देश की अंतिम शक्ति किसके हाथ में निहित है। एसएससी में प्रश्न आ चुका सीजीएल में, आपका जवाब होगा जनता में। क्यों? क्योंकि हम भारत के लोग। आगे बढ़ेंगे सर। आगे कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो प्रश्न ये भी आ चुका है एसएससी में कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे सर न्याय 3 प्रकार के होते हैं। एनटीपीसी में भी प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक न्याय नहीं है। उसमें 3 ऑप्शन रहेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एक कोई और न्याय हो जाएगा, धार्मिक न्याय। आप क्या करोगे? 3 सही रहेगा, 1 तो गलती रहेगा, वही सही आंसर हो जाएगा। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। यह भी प्रश्न आ चुका है। एक प्रश्न पूरा मैंने संविधान की प्रस्तावना को मैं बिल्कुल से उलट पलट दूंगा। समझ रहे हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, विश्वास और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। न्याय 3 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की सर? तो आप नीचे देखोगे, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, तो मतलब 2 प्रकार की क्या होगी? समानता हो गई। प्रतिष्ठा अवसर का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई वैकेंसी आएगी, आप चाहे किसी भी स्तर से बिलोंग करते हो, चाहे गरीबी रेखा के नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे मध्यम परिवार में हो, चाहे उच्च वर्गीय परिवार में हो, लेकिन सबको क्या होगा? एक समान रखते हुए आगे। ये होता है हमारे पास समानता। कि समानता का अर्थ होता है जहां पे सभी, हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है वो भी कहता है कि विधि के समक्ष समता, सबको कानून के समक्ष सभी एक समान है। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंग है, सब उसके समान बराबर है। ये बीच की जो गैप है ना, ये गैप नहीं है, बिल्कुल बराबर है ये कंडीशन। ऐसा ही हम लोग करते हैं। समाजवादी का अर्थ क्या होता है? आपके जो इस प्रश्न है उस प्रश्न में आया था समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या होता है? समाजवादी का अर्थ होता है कि लोगों का कल्याण करने हेतु, पहले ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने देख लिया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 3 शब्द हैं, लेकिन लोक कल्याणकारी हमने मुंह से नहीं बोला। वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना। तो मैं ऑप्शन को डिस्कस करूंगा अब। तो समाजवादी का क्या अर्थ होता है कि किसी भी देश में, किसी भी देश के संसाधनों का इस तरह से हम वितरण करेंगे, देश के संसाधनों का हम इस तरह से वितरण करेंगे कि अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है उसको हम कम करेंगे। आ रही बात समझ में? समाजवादी का अर्थ ये होता है कि आय की समानता को हम कम करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि गांव में अंत्योदय कार्ड शुरू किए गए, बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके तहत हम लोग 1 रुपये 2 रुपये किलो, जो भी एक सब्सिडी रेट पे हम लोग क्या करते हैं कि जो गरीब जनता है उसको क्या करते हैं हम लोग, सरकार क्या करती है? खाद्यान्न वितरण करती है। तो भी समानता कम नहीं हो पाती है। ऐसा लगता है सरकार को जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़ा हुआ तबका है, वो यदि वो फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं पा रहा है तो सरकार क्या करेगी? मनरेगा कार्यक्रम लेके आएगी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, 100 दिन का योजना। तो ये होता है समाजवादी का अर्थ होता है कि जहां पे समाज के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वो अमीर हो, गरीब, जितने भी वंचित वर्ग हैं, सबको एक साथ एक मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मुख्य धारा यदि ये है, मुख्य धारा का अर्थ होता है जहां पे रोटी, कपड़ा, मकान, जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, स्वच्छ जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं,
और जितने भी सुविधाएं हैं मुख्य धारा में सबको मिलती हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग है मुख्य धारा में नहीं होता, इसलिए सब लोग कहते हैं मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो मुख्य धारा का अर्थ होता है कि ये जो भी वंचित वर्ग हैं उनको हम मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। चाहे तो हम इनको आरक्षण देके यहाँ तक लेके चले आएँ, चाहे तो हम अलग से कोई सब्सिडी दे दें, चाहे तो कोई नीति योजना बना ले। ये होता है समाजवादी का अर्थ। आई होप आप समाजवादी से कभी गलती नहीं करोगे। समाजवादी का अर्थ क्या होता है कि आय की समानता को कम करना, अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है उसको कम करना, और देश के संसाधनों का इस तरह से बंटवारा करना कि जो अंतिम कतार में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको पहुंच हो। यदि दिल्ली से संसद से कोई योजना बन रही है तो योजना बिल्कुल गरीबों तक, गांव तक पहुंचना चाहिए, पेपर में नहीं होना चाहिए, गरीबों तक पहुंचना चाहिए। ये होता है समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, किसी के अधीन नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है कि भारत देश स्वतंत्र है अपने बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। बाह्य मतलब किस देश से हमें संधि करनी है, किस देश से हमें युद्ध करना है, किस देश को आपदा में हमें राशन पहुंचाना है, किस देश की आपदा में हमें अपने जो जहाज है उनको भेजना है, नहीं भेजना है, किस तरह से हमें तटस्थ रहना है, ये भारत स्वयं तय करेगा। आंतरिक मामले में जितने भी आंतरिक मामले हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, जितने भी मामले हैं, इन सब में भारत स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। ये होता है हमारे पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कि भारत स्वतंत्र है डिसीजन लेने के लिए। अगला बात क्या आती है? पंथ निरपेक्ष। प्रश्न में ये भी आ चुका है पंथ निरपेक्ष का। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या है? कई बार प्रश्न भर के आया है, आप देख लीजिए। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत बल्कि धर्म के साथ तटस्थता का व्यवहार करेगा। तटस्थता मतलब क्या होता है कि हम प्रमोट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि जीएसटी लगा करके हम दुर्गा पंडाल लगाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जीएसटी का जो टैक्स है उससे वसूलेंगे, चंदा वसूल करके हम बिल्कुल से हज यात्रा करेंगे, ये सब करेंगे। भारत यदि देश चाहे तो इन धर्मों के साथ तटस्थ रह सकता है, तटस्थता का बर्ताव कर सकता है, हज जाने वालों को सब्सिडी दे सकता है। लेकिन कभी भी भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होगा जब देश का बंटवारा होता तभी उसी समय धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका था। इसलिए हमारे संविधान निर्माता कभी नहीं चाहते थे कि हमारे भारत की राष्ट्र की जो एकता, अखंडता है, इसको खंडित करने के लिए हम धर्म, इसलिए वहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया। तो पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ क्या होता है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत का धर्म के साथ जो व्यवहार है वो तटस्थता का है। तो तीनों ऑप्शन समझ में आ गया मेरे दोस्त। अगली बात करते हैं, चौथा ऑप्शन लोक कल्याणकारी। तो लोक कल्याणकारी का जो अर्थ होता है, लोक कल्याणकारी आप देखोगे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। उसमें आप देखोगे संविधान जो 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक में आप विभिन्न देखोगे। जैसे आप बात करोगे, महात्मा गांधी ने एक ग्राम पंचायत की बात कही है, उसमें आप देखोगे एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में बात की गई है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण और उनकी स्वास्थ्य की देखभाल की मतलब कि प्रावधान किया गया है। जो देश की जो धरोहरें हैं, सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनको सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं संगठन है, उनको सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, उनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। हमारे देश की पर्यावरण, वन्य जीव मात्र की संरक्षण एवं बचाव के लिए, गौवध निषेध के लिए, इन सब के लिए प्रावधान किया गया है। कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका के साथ मतलब हस्तक्षेप ना करे, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। मैं जितना बात बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, सभी क्वेश्चन हैं। तो हमने एक क्वेश्चन किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक प्रश्न आया था और उस प्रश्न से आपने पूरे प्रस्तावना खत्म कर दिया। अब ये भी प्रश्न आ गया है तो नीचे लाइन में तो आओ आप, कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया।
आपका जवाब होगा सर 26 नवंबर 1949, एकदम नीचे वाली लाइन। कि आज दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इसे हम अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमें CTQ मेथड कैसे अपनानी है। यदि आप चाहते हैं कि CTQ मेथड कैसे, और एक अगला मेथड होता है लिंकिंग मेथड, हम उससे लिंक करते हैं पॉइंट को। मैं अपने वीडियो में और ऑफलाइन कोचिंग में इस तरह से पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक टाइम में सभी कुछ, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो इसी दिमाग में रीजनिंग भरना है, इसी दिमाग में मैथ भरना है, इंजीनियरिंग भरना है, करंट अफेयर्स भरना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ भरना है। तो कोई ना कोई तरीका होगा ना। रैंडम डाटा कहीं से भी भर दोगे तो फिर सब उलट पलट हो जाएगा, एक में हचपच हो जाएगा एक ही में। तो ज़रूरी है आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें और ज़्यादा लंबे समय तक याद किए रहें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी बातों से आप लाभान्वित हुए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको फिर भी कोई कमेंट रह गया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब मुझे ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और बाय बाय।